हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक म्यूचुअल फंड्स के एमडी मिस्टर नीलेश शाह। नीलेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, वैसे तो बजट एक पूरा इवेंट था, चला गया, लेकिन अगर इसको दो हिस्सों से देखा जाए, एक कोर बजट जो कि जिसमें कि स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स शामिल नहीं थे, और दूसरा वो बजट जिसमें कि स्टॉक मार्केट के लोग भी शामिल थे। कैसे देख रहे हैं सर? दोनों में खबरें काफ़ी आई हैं। एक अगर हम सिटीजन के रूप से देखें, चाहे स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं चाहे बाहर से, राइट। हर किसी की उम्मीद ये होती है कि हम अपनी जितनी चद्दर हो उतने ही पैर लंबे करें और अपने बच्चों के ऊपर कर्जा लाद के नहीं जाए। इस बजट ने 100 रुपए की आवक के सामने 104 रुपए 90 पैसे का खर्चा जाहिर किया है। उस 4 रुपए 90 पैसे एक्स्ट्रा में से 3 रुपया 40 पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। बच्चों पे थोड़ा कर्जा जरूर लाद रहे हैं, बट कंपेयर टू द पास्ट एंड कंपेयर टू द अदर कंट्रीज इट इज मच लेस। तो एज ए सिटीजन मैं खुश हूं कि मैं अपने बच्चों के ऊपर दायित्व छोड़ के नहीं जा रहा हूं, कर्जा छोड़ के नहीं जा रहा हूं। कैपिटल मार्केट की तरफ से एक ही गुजारिश है, एक कहावत है, द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द बैक ऑफ द कैमल। कैपिटल मार्केट को पहले कहा गया कि ये एसटीटी है और उसे हम कैपिटल गेन्स की अवेज में लगा रहे हैं। 2018 में कहा ये एसटीटी तो चलेगा ही, बट कैपिटल गेन्स मार्जिनली लगा देते 10% और 12.5 और 15%। 2024 में एसटीटी भी बढ़ गया, कैपिटल गेन एलटीसीजी 10 का 12.5 हो गया और एसटीसीजी 15 का 20 हो गया। ये सारी चीजें मार्केट ने एब्जॉर्ब कर ली है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि दैट लास्ट स्ट्रॉ कैन ब्रेक द बैक ऑफ द केमल। बस वो लास्ट स्ट्रॉ मत लगाना ताकि अपना केमल खड़ा रहे और चलता रहे। मीन्स कि सर अब इसके आगे स्टॉक मार्केट और कोई पेन लेने के मूड में नहीं है। अगर अब कुछ भी रेगुलेटरी नॉर्म्स कुछ टाइट हुए तो डेफिनेटली मार्केट अब की बार शायद रिएक्ट उतना तेज भी करेगा, यू मीन टू से कि और शायद रिकवर भी नहीं होगा। कल तो रिकवर हो गया सर, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से सर? नहीं, मार्केट के ऊपर कितनी स्ट्रॉ लादनी है वो मुझे नहीं मालूम। मेरी खाली एक ही गुजारिश है कि वो लास्ट तिनका मत डाल देना कि केमल की ब्रेक टूट जाए। इस वक्त मार्केट बहुत अच्छा है और बहुत उम्मीद से भरा है। बिल्कुल। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, स्टॉक्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग पावर। कंपनी के नतीजे अच्छे आएंगे तो मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमारा अच्छा है। दूसरे देशों में जिस तरह की मिस गवर्नेंस होती है कॉर्पोरेट क्षेत्र में, उसके सामने अपनी गवर्नेंस काफी अच्छी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिक्विडिटी भर भर के आ रही है। लोगों को उम्मीद है, विश्वास है फ्यूचर के ऊपर, इसलिए पैसा लगा रहे हैं। जब तक ये त्रिवेणी संगम है मार्केट में, फंडामेंटल्स का, सेंटिमेंट्स का और लिक्विडिटी का, तब तक मार्केट को बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी कि ये गवर्नमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना कि हमने पहली दो गवर्नमेंट देखी थी, और उसका इम्पैक्ट जो होगा वो बजट में होगा। दोनों स्टेट्स के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे। हुए भी सर, कल कुछ अनाउंसमेंट्स आंध्र के लिए भी हुए, कुछ बिहार के लिए भी हुए, और उससे अब कुछ लोग कल जब इवनिंग में हमारी बात हो रही थी तो उससे ये बात हुई, क्रक्स निकल कर आ रहा था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपने को 4 साल के लिए अब हेज कर लिया है। हाउ डू यू सी कि कल जो जितने भी अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं बिहार और आंध्र के लिए, क्या लगता है कि गवर्नमेंट अब स्टेबल चलती रहेगी 4 साल? कोई ऐसा पॉलिटिकल डिसरप्शन नहीं होगा और मार्केट इसको कितने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेगा? बंबई वाले को मार्केट की समझ आती है, दिल्ली वाले नहीं है कि पॉलिटिक्स की समझ कर पाए। मार्केट आज ये अनुमान लगा के बैठा है कि ये सरकार पूरे 5 साल के लिए चलती रहेगी।
जी। ऑब्वियसली जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन आएगी वो उसको प्रोसेस करते रहेंगे, बट इस वक्त मार्केट की उम्मीद यह है कि ये सरकार 5 साल चलेगी। जी, बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी होता है सर कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका, यूरोप हर जगह पर इस साल इलेक्शन आ रहे हैं और उसकी एक अनसर्टेनिटी जाहिर सी बात है होती है, मार्केट्स पर होती है। सर, कल जो बजट था उसमें आपको अपार्ट फ्रॉम कैपिटल गेन जो रोजगार को लेकर बातें हुई, इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने वाले जो पॉइंट्स थे, वो कौन कौन से दिखे कि यहाँ से इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्टर मिलेगा, या जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव्स जो आपको अपार्ट फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स दिखा सर? एक चीज थी फिस्कल कंसोलिडेशन। ओके। फिस्कल कंसोलिडेशन के फाउंडेशन के ऊपर ही इकोनॉमी की इमारत खड़ी होती है। दूसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करेंगे तब तक ग्रोथ सस्टेन नहीं होगी। राइट। तीसरी चीज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर ग्रोथ को सस्टेन करना है, इंक्लूसिव करना है, तो ऑब्वियसली आपको एम्प्लॉयमेंट खड़ी करनी होगी। चौथी चीज है एम्प्लॉयमेंट खड़ी करने के लिए स्किल्स इम्पार्ट करना जरूरी है। तो स्किलिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर इस बजट में फोकस किया गया है। पांचवी चीज है कि आपको एक विजन दिखाना पड़ता है। समंदर में हो और तूफान आया हो तो लाइट हाउस की जो लाइट है वो आपको किनारे तक लेके आती है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत का एक लाइट हाउस खड़ा किया गया है। कैसे हम R&D पे निवेश करेंगे, अर्बनाइजेशन पे फोकस करेंगे, कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देंगे, MSME पे ध्यान देंगे, एक रोड मैप बनाया गया है। फाइनली बजट में आप बात तो बहुत कर सकते हैं, अमलीकरण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जितना कहा है उतना करना भी जरूरी है। तो इस बजट की अच्छी बात यह है कि इसने बहुत सारे कदम प्रपोज किए हैं। अब उसका अगर अमलीकरण अच्छी तरह से हो जाए तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह बजट अपनी इकोनॉमी को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल सर। अगर हम देखें तो डाइवेस्टमेंट को लेकर क्या बातचीत है विद इन द इन्वेस्टमेंट सर्कल, क्योंकि डाइवेस्टमेंट पर कल भी कुछ खास बात नहीं हुई और स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अब PSU शेयर्स इतने अच्छी वैल्यूएशंस पर हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर डाइवेस्टमेंट का गवर्नमेंट को सोचना चाहिए एक बिग बैंग वे में? अनडाउटेबली विवेक भाई, इस वक्त बाजार में बुल रन चल रहा है। PSU स्टॉक का मार्केट कैप तकरीबन 15 लाख करोड़ से बढ़ता बढ़ता 72 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। जाहिर है कि इतनी राइज परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन दोनों के कॉम्बिनेशन से हुई है, तो सरकार को इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। और कई PSU स्टॉक जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक कम है उसमें डाइवेस्टमेंट करने की सोचना चाहिए। डाइवेस्टमेंट करके जो पैसा आएगा उसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में या फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन में भी लगा सकते हैं। जी सर, रेलवे और डिफेंस ये दो पॉकेट्स ऐसी थी जिन्होंने कि एक एक्सेप्शनल रन दिया, और PSU में पावर सेक्टर्स ने भी अच्छे, पावर शेयरों ने भी अच्छा परफॉर्म किया। आपको लगता है कि सर ये जो लेवल्स हैं PSU में, खासतौर से रेलवे, डिफेंस, इन सभी में ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, ओवरहीटिंग है या नहीं है सर? दोनों क्षेत्र में हमें लगता है कि ज्यादातर स्टॉक ओवर वैल्यूड लगते हैं। ओके। कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं एंड इन कंपनीज को बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा इस वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए। ओके। फॉर एग्जांपल, डिफेंस में जो कंपनीज टैंक बनाती हैं वह शायद बैकवर्ड लुकिंग है। रशिया यूक्रेन युद्ध में देखा कि एक छोटा सा ड्रोन आके बड़ी सी टैंक को उड़ा सकता है। तो जो कंपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में है, ड्रोन बनाती है टैंक की जगह पे, शायद वहां पे निवेश करना उचित होगा। दूसरी चीज है कि आपने देखा भारत का डिफेंस बजट बढ़ रहा है, बट वह हाई सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट में बढ़ेगा।
दुनिया में इस वक्त दो युद्ध चल रहे हैं, तो बहुत सारे देश में गोला बारूद की कमी है। जो कंपनी अपने देश में बेचेगी और एक्सपोर्ट करेगी, शायद वहां पे इन्वेस्ट करना उचित होगा। तीसरी चीज, अगर किसी कंपनी का प्लांट ऑलरेडी 100% कैपेसिटी पे चल रहा है तो अब ग्रोथ की गुंजाइश कम है। बट किसी कंपनी का प्लांट 40-50% कैपेसिटी पे चल रहा है तो ऑपरेटिंग लिवरेज है, ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा है। तो डिफेंस के क्षेत्र में निवेश करते समय ऐसी कंपनी में निवेश करिए जहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बाकी है, ऑपरेटिंग लिवरेज आ सकता है, जो देश और विदेश दोनों में माल बेच रहा है और जिसके पास टेक्नोलॉजिकल क्षमता है। इस वैल्यूएशन पे इस प्रकार की कंपनी में निवेश करना उचित होगा। जी। और सर व्हाट अबाउट रेलवे सर? सेम पैरामीटर्स रेलवे में भी लगेंगे। जो कंपनी सिर्फ भारतीय रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट है, वह भारत के साथ साथ अगर बाहर की दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर पाए, ऑब्वियसली ज्यादा निवेश करने के लिए योग्य होगी। जी। तो सर ने बताया कि डिफेंस और रेलवे ये दो स्पेस जहां पर कि ओवरहीटिंग है, लेकिन कैसे आपको इन्वेस्टमेंट चुनना है इस पूरी थीम में, ये बड़ा अच्छा सर आपने मंत्र दिया है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो छोटे निवेशक हैं वो काफ़ी सवाल भी पूछ रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी एलिवेटेड लेवल्स पर थोड़े कुछ फंस भी गए हैं। कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग को लेकर ऑफ कोर्स कंफ्यूज हैं। सर अगर मैं देखूं फिस्कल डेफिसिट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था, 5.1 से घटाकर 4.9% पर लेकर आए। हाउ डू यू सी दिस फिस्कल मैथ्स फॉर द रेस्ट ऑफ द फिस्कल लाइक इन 2026, जो कि गवर्नमेंट टारगेट कर रहा है कि हम इसको एक और नीचे लेकर आएंगे, तो अगले 2-3 साल के लिए किस तरह से देख रहे हैं सर फिस्कल मैथ्स? मेरे हिसाब से जो सरकार ने प्रयास किया है, 4.5% फिस्कल डेफिसिट अगले साल का टारगेट इसी बजट में देना और उसके बाद भी कमिट करना कि हम उतनी ही फिस्कल डेफिसिट रखेंगे जो गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करता जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों पे कर्जा लाद के जाए। बिल्कुल। बट भारत देश में अनफॉर्चुनेटली ग्रोथ पैदा करने के लिए उस समय हमें ये करना पड़ा। हमारी फादर की जनरेशन ने हमारे पे कर्जा लगाया। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनका कर्जा तो चुका दे, बट अपने बच्चों की जनरेशन के ऊपर कोई नया कर्जा नहीं ला दे। धीरे धीरे करके अगर भगवान ने चाहा तो हम वो माहौल पे, वो लेवल पे पहुंच जाएंगे। जी सर, चूंकि हमने देखा कि इस समय अब चूंकि बजट पर तो काफ़ी बातें भी हुई हैं, थोड़ा समय आपके सर 2 या 3 मिनट बस एक्स्ट्रा लूँगा। जो ग्लोबल इवेंट्स भी चल रहे हैं, लाइक अमेरिका में अब चूंकि इलेक्शन थोड़ा जोरों शोरों पर आ चुका है जब से कमला हैरिस का नाम नॉमिनेट हुआ है। सर कैसे देख रहे हैं कमला हैरिस वर्सेस ट्रंप, और अगर इनमें कुछ भी होता है किस तरह की पॉलिसीज रहेंगी जिनका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर भी पड़ सकता है? विवेक भाई, हम तो अपने देश का इलेक्शन सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे, अमेरिका का कहां से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लिमिटेड पॉइंट है कि इलेक्शन पॉलिटिक्स प्रिडिक्ट करना मार्केट की जितना ही मुश्किल है। बट एक चीज देखी है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। तो यूएस और इंडिया आज एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों को चाइना की राइज से संभल के रहना है, दोनों की वैल्यूज काफी हद तक मिलती जुलती हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 सालों में हम जितनी बार साथ रहे उतनी बार ही ऑपोजिट साइड पे भी बैठे हैं। 1971 में जब हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे, तब अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट बेड़ा यहाँ पे भेजा था। इसी अमेरिका ने भारत को PL 480 के नीचे बहुत सारा अनाज भी दिया था। तो हम साथ भी चले हैं, अलग अलग भी चले हैं, बट उम्मीद यह है कि अब यहाँ से आगे हम साथ साथ चलते रहे। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, फेड जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है मार्केट के लिए, फेड को मार्केट ने अच्छे से इग्नोर किया पिछले 2 साल। वो रेट बढ़ाता रहा, मार्केट भी चलता रहा। अब चूंकि रेट कट की बात हो रही है जुलाई पॉलिसी में, और जुलाई में नहीं तो सितंबर में, सर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करने के लिए तैयार है, और कौन सी एसेट क्लास है जो कि तेजी से रिएक्ट करेगी ऑन द पॉजिटिव और द नेगेटिव साइड? विवेक भाई, आपने बहुत अच्छा कहा।
कि पिछले 1.5 पौने 2 साल से मार्केट ये सोच के बैठा है कि फेड ब्याज की दरें काटेगा, काट नहीं रहा है, फिर भी मार्केट में कोई उतनी गिरावट नहीं आई है। तो जाहिर है कि मार्केट ने फेड के रेट काटने की गुंजाइश को ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठे हैं। अब जरूर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रेट कट होगी या जल्दी रेट कट होगी तो ही मार्केट में तेजी आएगी, अदरवाइज तो ये चीज डिस्काउंट करके बैठा है। मार्केट को विश्वास इसलिए है कि सुबह का भूला शाम को तो घर लौट आएगा। यूएस में डेट बर्डन $35 ट्रिलियन के आसपास है, ब्याज $1 ट्रिलियन के ऊपर है, और इसीलिए मार्केट ये उम्मीद लगा के बैठा है आज नहीं तो कल फेड ब्याज की दरें काटेगा, और वो ज्यादातर प्राइस में डिस्काउंट हो चुका है। तो अब अगर सितंबर में फेड ब्याज की दरें काटना शुरू करता है तो मार्केट में कोई बहुत बड़ी इंपैक्ट नहीं आएगी, बट हाँ 25 बेसिस पॉइंट की जगह पे आधा टक्का पौना टक्का काट दे तो ऑब्वियसली मार्केट दौड़ेगा। बिल्कुल सर, कमोडिटी की प्राइसेस में गिरावट देखने के लिए मिल रही है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इंटरनेशनल मार्केट में। कोई खास आपको लगता है कि ये जहां जैसे तैसे हम फेड की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कि वो रेट कट की तरफ जा रहा है और कमोडिटी उल्टा रिएक्ट कर रही हैं, इसका कुछ सर मैथ्स है क्या? विवेक भाई, कमोडिटीज में एक है डिमांड सप्लाई गैप। जब ग्लोबल ग्रोथ अच्छा होता है डिमांड बढ़ती है, भाव ऊपर जाते हैं बिकॉज सप्लाई कम पड़ती है। इस वक्त हम रिवर्स सिचुएशन में है, सप्लाई रीजनेबल है, डिमांड कम हो रही है बिकॉज ग्रोथ कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली प्राइस पे इंपैक्ट आएगा। दूसरा चाइना है, वह ज्यादातर कमोडिटीज में 40-50% कंज्यूम करता है। वह गांव से उल्टा चलता है, जब खरीदना है तो बेचने की बात करता है, बेचना है तो खरीदने की बात करता है। उसके डेटा में भी काफी हद तक मैनिपुलेशन होती है, तो लोगों को समझ में नहीं आता ये कर क्या रहा है। तो चाइनीज एंट्री एंड एग्जिट बिकॉज दे आर मेजर प्लेयर कमोडिटी प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। तीसरे फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, वह भी कमोडिटीज में पैसा लगाते हैं। जब ब्याज की दरें सस्ती हो तो उनकी होल्डिंग पावर बढ़ जाती है, जब ब्याज की दरें महंगी हो तो होल्डिंग पावर कम हो जाती है। यह सब अगर छोड़ भी दे तो फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क आ जाते हैं, कभी शिपिंग डिसरप्शन है, कभी ये है, कभी वो है। ये सारी चीजों को मिला के अगर कोई ये कह पाए कि कमोडिटी मार्केट्स में ये हुआ वो वाकई काबिले तारीफ है। बट लेट्स रिमेम्बर कि कमोडिटी प्राइसेस आर सेल्फ करेक्टिंग। अगर आप उसे एक एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे तो वहां से मीन रिवर्जन होना जरूरी है। जैसे किसी ने बहुत अच्छा कहा था, हायर ऑयल प्राइसेस आर द एंटीडोट फॉर हायर ऑयल प्राइसेस। मतलब तेल के दाम जब ऊपर होते हैं तो वही कारण बनते हैं तेल के दामों को कम करने के लिए, बिकॉज ऊपर के दाम में सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, अपने आप दाम नीचे आ जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सर, आपसे काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो ये थे नीलेश सर, जिन्होंने की बताया 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई सर ने, कि चूँकि जो लोग रेलवे और डिफेंस के शेयरों में लगातार जुड़ रहे हैं उनको किस तरह से अपने शेयर का चुनाव करना है। सर ने जो गुरु मंत्र बताया वो ये बताया कि आपको एक तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखना है कि कंपनी अगर 100% पे काम कर रही है ऑलरेडी कैपेसिटी पर, तो उस कंपनी में ग्रोथ नहीं दिखेगी। जो कंपनी 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम कर रही है, ग्रोथ वहाँ आ सकती है। दूसरा, एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है डिफेंस की कंपनी, और एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है कि अगर कोई टैंक बना रही है तो वो कंपनी फ्यूचरिस्टिक नहीं है, जो ड्रोन बना रही है उस या कुछ नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है वो फ्यूचरिस्टिक है। तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया सोचना है। तो ये 2 गुरु मंत्र जो सर ने दिए हैं बहुत इंटरेस्टिंग दिए हैं। जो भी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अगर ये इंटरव्यू देखा तो उनको ये गुरु मंत्र याद रखने चाहिए, क्योंकि नीलेश सर ने जो बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं।